हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट दुरुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं समास। समास हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग समास को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। उस लेक्चर में हम लोग समास, समासिक पद, समास विग्रह, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। समास हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो लेखपाल हो, बीडीओ हो, बीपीओ हो, क्योंकि समास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए पहले हम लोग समास ही पढ़े हैं, इसके बाद से पढ़ेंगे हम रस, छंद, अलंकार। तो देखिए, हिंदी स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें समास टॉपिक को कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, सुपर टेट, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अगर हम समास के बारे में चर्चा करें तो दिया है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक पदों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि समास में मुख्यतः कितने शब्द होते हैं। तो देखिए, समास में मुख्यतः 2 शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे लिखा जाए, कहा जाए आप लिखिए रसोई घर, तो आप लिखेंगे रसोई घर, और रसोई घर को जब तोड़ेंगे तो टूटता है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर मुख्यतः देखेंगे तो रसोई और प्लस घर है। जैसे 2 पद होता है, पहले पद को पूर्व पद और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समासिक पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए माता पिता, आप लिखेंगे माता पिता, तो माता पिता देखिए माता पिता क्या बनेगा? ये बनेगा समासिक पद, क्योंकि माता और पिता छोटा रूप है इसका। इसका समास विग्रह करेंगे यानी कि इसको बड़ा करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। क्या बनेगा? माता और पिता, माता और पिता। तो देखिए, माता और पिता ये थोड़ा सा बड़ा है, समास विग्रह करने पे बड़ा हो जाता है शब्द, और माता पिता ये संक्षेपीकरण ये छोटा है। समझ गए? तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। मान लिया क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि लंबोदर, लंबोदर देखिए, लंबोदर भी समास है। तो लंबोदर देखेंगे, एक छोटा सा शब्द है लंबोदर, लेकिन इसका जब समास विग्रह करेंगे टूटेगा कि लंबा है, लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब होता है पेट, उदर जिसका। तो आप देखिए, ये जो समास विग्रह होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा। और ये जो समासिक पद होता है इसको संक्षेप कर देंगे या संक्षेप में लिखेंगे अगर, तो बन जाता है आपका समासिक पद। तो उम्मीद है कि समासिक पद और समास विग्रह में कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पर। तो देखिए, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 4 भेद होता है। पहला होता है पूर्व पद की प्रधानता के आधार पर, उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर, दोनों पद की प्रधानता के आधार पर और दोनों पद की अप्रधानता के आधार पर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा समास की संख्या कितनी होती है, तो समास की संख्या होता है 6। ठीक, कितनी संख्या होती है? 6 संख्या होती है। पहले देखिए दिया है अव्ययी भाव समास, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास में बताए थे कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वह उपसर्ग, उपसर्ग या फिर अव्यय होता है। क्या होता है? उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा, वो बन जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तोड़ेंगे तो टूटेगा प्रतिधन दिन। ठीक है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में देखेंगे तो कौन समास बन जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि जो पहला शब्द है प्रति, यह अव्यय है या फिर उपसर्ग है। ठीक, अब देखिए, जैसे आया है कि रातों रात, आज जन्म, प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, उपकूल, आमरण, व्यर्थ, अदोपांत, धड़ाधड़, प्रत्याशा, यथासाध्य,
पल पल अनुरूप, धीरे धीरे, बीचों बीच, निडर, निर्भय। इन सब में अव्ययी भाव समास होगा। इसका लेक्चर हम लोग पढ़ मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, यदि आप नहीं देखे देख लीजिए एक बार। फिर पूछता है तत्पुरुष समास के बारे में बता दीजिए। तो तत्पुरुष समास में देखेंगे, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यदि आप देखेंगे तो आ जाएगा गगनचुंबी। देखिए गगनचुंबी में कौन सा समास बनेगा? तो तोड़ेंगे टूटेगा, यह गगन को चुंबने वाला, गगन को चुंबने वाला, ठीक है, चुंबने वाला। तो आप देखिए कि गगनचुंबी में गगन को चुंबने वाला, तो यहाँ पर को जो कारक चिन्ह है, कारक विभक्ति है, इसका लोप हो गया है। ऐसे ही आता है रसोई घर, तो इसका बनेगा रसोई के लिए घर। क्या बनता है? रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर देखिए के लिए जो शब्द है, के लिए, यह जो कारक चिन्ह है, ये संप्रदान कारक चिन्ह है, तो इसका भी लोप हो गया। तो जब कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर आता है तत्पुरुष समास। प्रश्न पूछेगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास में 6 भेद होता है, ठीक है। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए कारक के आधार पर, कारक के अनुसार तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होता है। पहला देखेंगे तो आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। किसका? को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक। फिर देखेंगे कर तत्पुरुष समास। इसमें आ जाता है से, मतलब से का मतलब क्या होता है? साधन, साधन या फिर कोई कारण होता है, तो यहाँ पर भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। संप्रदान में देखेंगे तो के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अपादान में देखेंगे तो यहाँ भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। लेकिन इसका पहचान है कि से का मतलब होता है अलगाव, अपादान का मतलब होता है अलगाव या फिर तुलना करना, अलगाव या फिर तुलना करना। अधिकरण में देखेंगे तो इसमें आ जाता है में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और संबंध में देखेंगे तो का, की और के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि कारक के अनुसार तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ठीक। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। और द्विगु समास, जैसा कि आप जानते भी हैं कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है, पहला पद, देखिए द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा। तो आप इसको पहचान का ये नियम है कि द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होगा और जो पहला पद होगा वह संख्यावाची होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आ जाए चौराहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए चौराहा में कौन सा समास है? तो 4 राहों का समूह, क्या बनेगा? 4 राहों का समूह। तो देखिए यहाँ पर 4 जो शब्द है, पहला 4, ये संख्यावाची है, संख्या को दर्शा रहा है, तो बन जाएगा द्विगु समास। एक आता है सप्तऋषि, क्या आता है? सप्तऋषि। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो 7 ऋषियों का समूह को बोलते हैं सप्तऋषि। तो पहला जो शब्द है सप्त, वह संख्यावाची है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? द्विगु समास, ठीक है। इसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए दिया है त्रिभुज। पहले देखिए त्रि दे दिया, त्रि मतलब 3 भुजाओं वाला, तिरंगा 3 रंगों वाला, तिराहा, चौराहा, नवरत्न, सप्तऋषि, दोपहर, पंजाब, पंचवटी, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी, चतुर्वेद, सप्त सिंधु और त्रिफला। तो आप देखेंगे जब इसको समास विग्रह करेंगे इसका, तो उसी का भी आप त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? त्रि प्लस भवन। तो आप देखिए जो पहला शब्द है यह संख्यावाची है। तो जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो और उत्तर पर प्रधान हो, वहां हमेशा द्विगु समास होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। अब देखिए द्वंद्व समास देखेंगे तो द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान हो जाएगा, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, ठीक।
अच्छा, द्वंद्व समास में हमेशा पूरक शब्द याद कर लीजिएगा, ये भी पूरक शब्द या समानार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। समानार्थी शब्द होता है इसमें, समानार्थी, ठीक है। पूरक शब्द मीन्स क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे दो शब्द हों जिनमें दोनों का अपना एक अलग अलग अर्थ हो। जैसे माता पिता ये पूरक शब्द है, लेकिन ऊंच नीच विलोम शब्द है। तो पूरक शब्द समानार्थी शब्द और विलोम शब्द होता है। क्या होता है, विलोम शब्द, विलोम शब्द होता है, ठीक है। तो देखेंगे आपके द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, पूरक शब्द, समानार्थी और विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब फिर देखिए इसमें कि द्वंद्व समास के भी तीन भेद होता है। द्वंद्व समास की पूछेगा तो आप नोट कर लीजिएगा कि द्वंद्व समास के तीन भेद होता है, तीन भेद होता है, ठीक है। तीन भेद, कितने भेद होता है, तीन भेद होता है द्वंद्व समास का। और पहला आता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास। दूसरा आता है समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा आता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या आता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो कभी प्रश्न पूछेगा आपसे कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के तीन भेद होता है। और इसमें देखेंगे तो पहला आता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा आता है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा आता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। तो आप देखिए इतरेत्तर द्वंद्व समास में देखेंगे तो यहाँ पर पहचान इसका और तथा आता है। और तथा जब भी दो शब्द, जब भी अगर हम समास का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो उसमें और तथा यदि आ गया तो द्वंद्व समास का कौन सा भेद बनेगा, इतरेत्तर द्वंद्व समास। समाहार का मतलब होता है वो अपने पूरे समूह का भेद बताए, मतलब पूरे समूह को लेकर के चले, उसे बोलते हैं समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। और वैकल्पिक का देखेंगे तो या आ जाए या फिर अथवा, या और अथवा यदि आ गया तो बन जाएगा क्या समास, द्वंद्व समास का वैकल्पिक द्वंद्व समास भेद बनेगा। कौन बनेगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में बताए तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि देश विदेश में कौन सा समास है, देश विदेश। तो आप इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा देश और विदेश। क्या टूटेगा, देश और विदेश, देश और विदेश टूटेगा ना। देश और विदेश में तो आप देखिए देश और विदेश में कौन सा समास होगा, इसमें तो होगा द्वंद्व समास, लेकिन द्वंद्व समास का भी कौन सा समास होगा, इतरेत्तर द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे आ जाए माता पिता, तो देखिए माता पिता को तोड़ेंगे तो टूटेगा या माता और पिता, माता और पिता। तो इन सब में कौन समास बनेगा, द्वंद्व समास का इतरेत्तर द्वंद्व होगा। कौन समास होगा, द्वंद्व समास का इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा। फिर देखेंगे समाहार में, समाहार में आ जाए कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा, ठीक। एक आ जाए घास फूस, घास फूस, साग पात, साग पात। देखिए इसका जब तोड़ेंगे कूड़ा कचरा आदि, जितना भी कूड़ा कचरा है सबको निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये अपने साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ निकलता है। घास भूस, तो घास भूस का मतलब होता है घास भूस आदि, यहाँ पर आदि शब्द लग जाता है। और यहाँ बन जाए कूड़ा कचरा आदि, समझ गए। तो इन सब में आ जाएगा समाहार द्वंद्व समूह, क्योंकि समाहार का अर्थ होता है समूह, समाहार का अर्थ होता है क्या, समूह। तो समाहार में जितने भी ये द्वंद्व समास होते हैं पूरे अपने समूह की चर्चा करते हैं, ठीक है, पूरे समूह का। ये बन जाएगा समाहार द्वंद्व समूह, समूह समाहार द्वंद्व समास। फिर एक आता है वैकल्पिक में, तो वैकल्पिक में देखेंगे अगर एक आता है धर्माधर्म, धर्मार्थ आता है तो धर्म धन, धर्मा धर्म धन, धर्म तोड़ेंगे टूटेगा या धर्म प्लस धर्म या अधर्म, ठीक है।
धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। फिर आता है भला बुरा, तो भला बुरा, और भला बुरा को देखेंगे तो टूटेगा भला या बुरा, भला या फिर बुरा, तो भला बुरा। तो देखिए हम आपको बताते हैं ट्रिक याद करने का कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जितने भी समास विग्रह होता है द्वंद्व समास में, उसमें अथवा या अथवा, तथा और इन सब का लूप हो जाता है द्वंद्व समास में। जब समास विग्रह करेंगे तो या आएगा, अथवा, तथा और में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है। और द्वंद्व समास के तीन भेद होता है, तीन भेद में से जो इतरेत्तर द्वंद्व समास है, इतरेत्तर द्वंद्व समास, और एक है समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, और एक है वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक। तो देखिए इतरेत्तर तो आप जान ही गए, इतरेत्तर द्वंद्व समास में तथा और आता है, ठीक है। और वैकल्पिक में या और अथवा आ जाएगा, बाकी जितने बचते हैं वो आ जाएंगे समाहार में। तो ये तीनों द्वंद्व समास का भेद है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखेंगे कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास में भी इसका उत्तर पद प्रधान होता है, नोट करते रहिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसका जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द विशेषण, पहला शब्द विशेषण, और दूसरा शब्द, दूसरा शब्द विशेष से होता है, विशेष से। अब आप कहेंगे सर बताइए विशेष से क्या होता है, तो विशेष का मतलब होता है जो संज्ञा, देखिए जिस शब्द की विशेषता बताया जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं हम लोग विशेष से, ठीक है। तो कर्मधारय समास में देखेंगे तो इसका उत्तर पद प्रधान होगा, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा। चाहे पहले पद को उपमान, उपमेय, पहले पद को उपमान, ठीक है, और इसको उपमेय भी बोला जाता है, उपमेय और उपमान में भी। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे और इसमें एक आता है कर्मधारय समास में नील गाय, नील गाय में कौन सा समास है बताइए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नील गाय में कौन सा समास है, तो हो जाएगा नीला है जो गाय, नीला है जो गाय। तो अब देखिए आपकी जो गाय शब्द है यह संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है कि गाय कैसी है, नीली है या नीला है, ये बन जाएगा विशेषण, और गाय बन जाएगी विशेष से। तो जिस समास का पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष से हो, वो क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास। क्या बनेगा, कर्मधारय समास। क्या बनेगा, याद कर लीजिएगा, कर्मधारय समास। जैसे आ जाए महापुरुष, महापुरुष, आ जाए महात्मा, आ जाए महावीर, क्या आ जाए, महावीर, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो महापुरुष में क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा महान है जो वीर, महान है जो वीर, महावीर हो जाएगा। इसमें देखिए महात्मा में महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो क्या बन जाएगा, महात्मा। इसमें आ जाएगा महान है जो वीर, महान है जो वीर, ठीक है। महान है जो वीर क्या बनेगा, महावीर बन जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आता है पीतांबर। आप देखिए पीतांबर में कौन सा समास बनेगा, तो पीतांबर, अच्छा पीतांबर को तोड़ेंगे, टूटेगा पीला है अंबर जिसका। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीतांबर में कौन सा समास है, और उसमें दिया जाए द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, तो आप देखिए इसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो फिर कर्मधारय समास न होकर के वो बहुब्रीहि समास बन जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्मधारय समास में कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर के कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में क्या पढ़ेंगे आप, लंबा है उधर जिसका अर्थ को इतना ही दिया जाए कि बन जाए कर्मधारय समास। लेकिन अगर उसका अर्थ निकले या फिर उस सेंटेंस का अर्थ निकल जाए कि नहीं वो तो लंबोदर जो है
वह श्री गणेश जी के लिए आ रहा है तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कर्मधारय समास में, तो कर्मधारय समास का पहला जो पद होता है विशेषण होता है, और उत्तर पद जो होता है दूसरा पद वो विशेष से होता है, या फिर पहला पद उपमान होता है और जो अंतिम पद होता है वो उपमेय होता है। और कर्मधारय समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास में, और बहुव्रीहि समास में देखेंगे अगर आप तो इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, और इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ। जैसे एग्जाम्पल में यदि आप देखेंगे, तो जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा लंबोदर, लंबोदर, तोड़ेंगे टूटेगा, या लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट, जिसका क्या बन जाएगा? लंबोदर। ठीक है, फिर आ जाएगा श्वेतांबर, श्वेतांबर, तो श्वेत मतलब सफेद है, अंबर मतलब कपड़ा वस्त्र जिसका, तो किसका है? ये बन जाएगी कौन? सरस्वती जी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा बताइए पीतांबर में कौन सा मास है? पीतांबर में तो पीला है, पीला है अंबर जिसका, तो क्या बनेगा पीतांबर में भी? तो इन सब में कौन समास बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, कौन समास बनेगा? बहुव्रीहि समास। तो पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, क्या बनेगा? कृष्ण। ठीक है, तो इन सब में देखिए बहुव्रीहि समास का कहना यह है कि बहुव्रीहि समास का जो अर्थ होता है वो होता है कि इसके कोई तीसरा अर्थ निकलता है। इसका जो पहला पद होता है या फिर दूसरा पद, ये दोनों अप्रधान होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। तीसरे पद से इससे मतलब होता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नीलकंठ में कौन सा समास है, बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे कि नीलकंठ में कौन समास बनेगा? नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, क्या बनेगा इसमें? बहुव्रीहि समास। क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि दशानन में, कई बार डाउट भी रहता है कि सर बताइए कि दशानन में कौन सा समास होगा? देखिए दशानन में 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है सिर। ठीक है, अब देखिए और ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास, तो इसका आंसर बनेगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो बन जाएगा इसका द्विगु समास। क्या बनेगा? द्विगु समास। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, इतना ही अर्थ हो तो बन जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तब बन जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास आपको पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।